वांगसे लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है लीव जस्ट फॉर मी। ये एक हिस्टोरिकल वांगसन स्टोरी होने वाली है। जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द अनटम्ड सीरीज की तरह मेरी भी स्टोरी में क्लैन है, जिन क्लैन, चियांग क्लैन, निये क्लैन और लैन क्लैन और बेन क्लैन। बेन क्लैन सबसे खतरनाक क्लैन था। वो अपने आगे किसी भी क्लैन को टिकने नहीं देता था, जिस वजह से इसने कई क्लैनों को बर्बाद कर दिया। अभी सिर्फ 3 क्लैन ही बचे हुए थे, जिन क्लैन, निये क्लैन और लैन क्लैन। बाकी सभी क्लैनों को बेन क्लैन ने बर्बाद कर दिया था। छोटे मोटे सभी क्लैनों को बर्बाद करके अपने में मिला लिया था। यहाँ से हम लैन क्लैन का सीन देखते हैं। लैन क्लैन हमेशा सुंदर और शांत था। यहाँ पर हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, लेकिन शांति से, कोई शोर शराबा नहीं था। लैन कुरैन और लैन सिचन सभा में बैठे हुए थे और लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे थे। तभी कुछ गांव वाले लैन कुरैन के पास आते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और कहते हैं कि वो जंगलों में काम करने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, लकड़ियाँ काटने जाते हैं, लेकिन जंगल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, जिस वजह से वह जंगल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं तो लैन सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सिचन, तुम वांगजी को भेजो, वहाँ पर देखो वहाँ क्या हो रहा है। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है अंकल, मैं आज ही वांगजी को जंगल में भेज दूंगा। वहाँ के बारे में पता करने के लिए वो वहाँ जाकर जांच पड़ताल करके आएगा। उसके बाद लैन सिचन लैन कुरैन को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचन सीधे वांगजी के पास जाते हैं। लैन सिचन जब जिंगसी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वांगजी अपना गुचिन प्ले कर रहा था। लैन सिचन थोड़ी देर के लिए म्यूजिक में खो जाता है। उसके बाद वह वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी। वांगजी जैसे ही अपने भाई की आवाज़ सुनता है तो वह गुचिन प्ले करना बंद कर देता है और अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है गगा आप यहाँ। लैन सिचन वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ वांगजी मैं यहाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। वांगजी हूँ में सर हिलाता है और अपनी जगह से खड़ा होता है और लैन सिचन के पास आ जाता है और कहता है हाँ गगा बोलिए क्या काम है। लैन सिचन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वांगजी आज मैं और अंकल सभा में बैठे हुए थे तो कुछ लोग आए हैं, उन्हें फॉरेस्ट एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब भी वह अपने काम से फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं तो उन्हें अजीबोगरीब हरकतें सुनाई दे रही हैं और उन्हें वहाँ जाने में प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ कुछ तो गलत चल रहा है, इसलिए अंकल चाहते हैं कि तुम वहाँ जाकर जांच पड़ताल करो। वांगजी जब यह सुनता है तो कहता है ठीक है गगा, मैं चला जाऊँगा। लैन सिचन जब यह सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और वांगजी से कहते हैं वांगजी हाँ चले जाना, लेकिन अपना ध्यान रखना। वांगजी हूँ में सर हिलाता है। उसके बाद लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी अपनी गुचिन की तरफ देखता है और उसके बाद वापस आकर प्ले करना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन ही वांगजी फॉरेस्ट एरिया के लिए जाने लगता है। तभी लैन सिचन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं वांगजी मैंने सुना है कि वेनरोहान इस बार बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, इसलिए तुम अगर फॉरेस्ट एरिया की तरफ जा रहे हो तो वहाँ से सीधे बेन क्लैन में चले जाना और वहाँ से तुम बेन किंग से मिलना, वो हमारी मदद करेगी। वहाँ क्या चल रहा है बेन किंग तुम्हें बताएगी। वांगजी हूँ में सर हिलाता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। लैन सिचन वांगजी को जाता हुआ देखते हैं और अपने मन में कहते हैं सही सलामत वापस लौट आना मेरे भाई। ऐसा कहकर लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं और सीधे अपने अंकल के पास आते हैं। अंकल कुरैन लैन सिचन की तरफ देखता है और कहता है क्या बात है सिचन। लैन सिचन अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है अंकल वांगजी फॉरेस्ट एरिया की तरफ जा रहा है और मैंने उसे कहा है कि वहाँ का काम ख़त्म हो जाए तो वह एक बार बेन क्लैन भी घूम कर आ जाए, क्योंकि मुझे पता चला है कि वेनरोहान इस बार बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। लैन कुरैन कहते हैं हाँ मुझे भी पता चला है, लेकिन क्या वांगजी को वहाँ अकेला भेजना सही रहेगा। लैन सिचन कहते हैं अंकल आपको तो पता है ना कि वांगजी कैसा है। वांगजी सब पर भारी पड़ सकता है, जब उसे गुस्सा आए तो वह सब कुछ ख़त्म कर सकता है। लैन कुरैन कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं अपने इस भतीजे को आज तक समझ नहीं पाया हूँ। वांगजी हमेशा से शांत रहा है, वो कभी किसी से कुछ भी नहीं कहता है, यहाँ तक वो तुमसे भी कुछ नहीं कहता है। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद वो एकदम चुपचाप हो गया। पहले कैसे हंस खेलता बोलता रहता था, लेकिन देखो अब उसका चेहरा बिल्कुल उदास लगता है। लैन सिचन भी हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ जब से माँ गई है तो वांगजी ने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया है। वो हमेशा जिंगसी में रहता है, उसे ऐसा लगता है कि माँ उसके आसपास ही है। तुम सही कह रहे हो सिचन, लेकिन इस तरह कब तक वांगजी अकेला रहेगा। जितनी बार भी मैं उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर उसके पास गया हूँ वो हमेशा ही मना कर दे है। मैंने इतनी सुंदर सुंदर उसके लिए पसंद की थी, लेकिन एक बार भी उन ओमेगा से वांगजी नहीं मिला है। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ कि मैंने इस ओमेगा को तुम्हारे लिए पसंद की है, वांगजी सीधे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि
उसकी लाइफ में उसे कोई भी ओमेगा नहीं चाहिए। वो अपनी सारी ज़िंदगी अकेला ही बिताएगा। तभी लैन सिचन कहते हैं शायद अंकल अभी तक वांग जी को उसका सोलमेट नहीं मिला है। जब सोलमेट मिल जाएगा वांग जी खुद ब खुद शादी के लिए राजी हो जाएगा। लैन कुरन लैन सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं शायद तुम सही कह रहे हो सिचन, शायद वांग जी को अभी तक उसका सोलमेट नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि वांग जी को जल्द से जल्द उसका सोलमेट मिल जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाते हैं। वांग जी अकेला ही फॉरेस्ट एरिया के अंदर चला जाता है, लेकिन आसपास उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वांग जी सोचता है कि क्यों ना वह फॉरेस्ट के गहराइयों तक जाकर देखे, शायद वहाँ उसे कुछ मिलेगा। वांग जी जंगल के अंदर तक चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वांग जी अपने मन में सोचता है क्यों ना वह वापस चला जाए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सोचकर वह वापस जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके कानों में फ्लूट की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी को यह म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। वांग जी उस म्यूज़िक का पीछा करने लगता है। वांग जी उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से फ्लूट की म्यूज़िक सुनाई दे रही थी। वांग जी देखता है कि एक पर्सन रेड एंड ब्लैक कपड़ों में एक पेड़ के ऊपर बैठा है और फ्लूट बजा रहा है। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कौन हो तुम। जैसे ही वह पर्सन वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वांग जी खड़ा था। वह जल्दी से पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे गिरने लगता है। तभी वांग जी आगे आकर उसको संभाल लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। वह पर्सन हैरानी से वांग जी को देख रहा था और वांग जी भी उसकी आंखों में देख रहा था। इसके बाद वांग जी उसे धीरे से नीचे उतार देता है। वह पर्सन अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अपने सीरियस लुक के साथ कहता है कौन हो तुम। वह पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है मेरा नाम विंग है। वांग जी की तरफ देखकर कहता है कि तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है एक्चुअली मैं इस जंगल में खो गया हूँ, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर हूँ। वांग जी कहता है कि तुम इस जंगल में कितने दिनों से हो। विंग अपने हाथों की उंगलियाँ गिनने लगता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं मैं कब से इस जंगल में हूँ, मैं तो बस भटकता ही रह रहा हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम किस क्लैन से बिलोंग करते हो। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं किसी भी क्लैन से बिलोंग नहीं करता हूँ। एक्चुअली में मैं अनाथ हूँ, मुझे जहाँ जगह मिल जाती है मैं वहीं पर रह जाता हूँ। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ से चला जाता हूँ। छोटे मोटे काम करके मैं अपना पेट चलाता हूँ। वांग जी विंग के करीब आता है तो उसे अजीब से फेरोमोन महसूस होते हैं। वह विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम एक ओमेगा हो। विंग जल्दी से वांग जी से दूर होता है और हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आपको कैसे पता, मुझे तुम्हारे फेरोमोन महसूस हो रहे हैं। विंग जब यह सुनता है तो चौंक जाता है और वांग जी की तरफ हैरानी से देखता है। उसके बाद वांग जी आगे जाने लगता है। विंग जब ये देखता है कि वांग जी अकेला ही जा रहा है, जल्दी से विंग उसके पास आ जाता है और कहता है तुम कौन हो, तुमने तो अपने बारे में मुझे नहीं बताया है और तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हें कहाँ जाना है, क्या तुम मेरी तरह इस जंगल में खो गए हो। विंग एक साथ कई सारे सवाल वांग जी से कर लेता है। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, मैं जंगल में खोया नहीं हूँ, मेरा नाम लाल वांग जी है और मैं इस वक्त बेन क्लैन की तरफ जा रहा हूँ। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है क्या तुम बेन क्लैन जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता है बेन क्लैन के लोग कितने खतरनाक हैं, वो तुम्हें देखते साथ ही मार देंगे। वांग जी विंग के किसी भी सवाल के जवाब ना देते हुए वह आगे जाने लगता है। विंग अभी भी वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम बेन क्लैन क्यों जा रहे हो, वो जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ के सैनिक से लेकर सब बहुत खतरनाक है, वो किसी पर रहम नहीं करते, पूरा का पूरा कुनबा क्लैन सब खत्म कर देते हैं और तुम वहाँ अकेले जाने की हिम्मत कर रहे हो। और वैसे भी अगर तुम बेन क्लैन जा रहे हो तो इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, तुम किसी और रास्ते से भी जो जा सकते हो, ये इतना घना खतरनाक जंगल है और तुम यहाँ पर अकेले घूम रहे हो। वांग जी विंग के सवालों से इरिटेट हो जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि नहीं, जवाब तो नहीं देना चाहिए, लेकिन वो जगह सचमुच बहुत खतरनाक है, मैं जानता हूँ, मैंने लोगों के मुँह से सुना है, वहाँ बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं। वांग जी कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी आगे जाने लगता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी जब यह महसूस करता है विंग उसी के साथ चल रहा है तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। विंग अपना सर खुजाता है और कहता है कि एक्चुअली में तुम्हें तो पता है ना मैं इस जंगल में खो गया हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ इस जंगल से बाहर निकल सकता हूँ। वांग जी करता है और आगे चलने लगता है। विंग पूरे रास्ते बगर बगर किए जा रहा था, लेकिन वांग जी उसके कोई भी सवाल के जवाब नहीं देता है। अभी तक विंग और वांग जी जंगल से बाहर नहीं निकले थे। देखते ही देखते रात हो जाती है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि लैन वांग जी, शायद रात होने वाली है, हम आगे नहीं जा सकते, क्या हम यहीं पर रुक जाएं। वांग जी इधर उधर देखता है और उसके बाद कहता है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है।
विंग जब यह देखता है तो कहता है आप यहाँ क्यों बैठ गए हैं, हमें रात को कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। वांग जी देखता है और कहता है इस जंगल में कहाँ क्या जगह देखेंगे, यहीं रात गुजारनी पड़ेगी। विंग जब ये सुनता है तो वह अपना फेस बना लेता है और वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी का हाथ विंग के हाथ से टच होता है। वांग जी घूर कर विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे से दूर जाकर बैठो। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम एक ओमेगा हो और मैं एक अल्फा, हम दोनों को पास पास नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम दूर जाकर बैठो। विंग अपना मुंह बना लेता है और दूर जाकर बैठ जाता है। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में वांग जी सो जाता है। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी सोते हुए बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। विंग वांग जी के नाक को टच करने जाता है, लेकिन तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो? विंग ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हारे नाक पर कुछ लगा था, मैं उसे हटा रहा था। वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है मैंने तुमसे कहा है ना मुझसे दूर रहा करो, मैं एक अल्फ़ा हूँ और तुम एक ओमेगा, अगर गलती से मेरा अल्फ़ा ट्रिगर हो गया तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। विंग जब ये सुनता है तो घबराते हुए वांग जी से पीछे हो जाता है और कहता है ठीक है मैं तुमसे दूर रहूँगा। विंग जल्दी से वांग जी से दूर कर बैठ जाता है। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग भी वांग जी की तरफ देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी और विंग थोड़ी देर के लिए सोए ही थे, तभी अचानक उन दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। विंग जैसे ही ये आवाज़ सुनता है वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपनी बीचन निकाल लेता है और इधर उधर देखने लगता है। विंग जल्दी से आकर वांग जी के पीछे छुप जाता है। वांग जी जब यह देखता है तो विंग से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? विंग घबराते हुए कहता है मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है सीरियसली तुम इस जंगल में कितने दिन से हो? विंग फिर से अपनी उंगलियां गिनने लगता है। वांग जी कहता है अब बस करो अपनी उंगलियां गिनना, तुम इतने दिनों से जंगल में अकेले घूम रहे हो और आज तुम्हें इतनी सी आवाज़ में डर लग रहा है, तुम जंगल में सर्वाइव कैसे कर रहे थे? विंग कहता है कि जब रात होती थी तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता था और दिन होने पर उतर जाता था। वांग जी अपना हेड सेट करता है और इधर उधर देखने लगता है। आवाज़ें बहुत पास से आ रही थी, इसलिए वांग जी उधर की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक वांग जी और विंग पर हमले होने लगते हैं। विंग तो जल्दी से जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वांग जी उन हमलों से बच रहा था। वांग जी एक एक करके सभी लोगों को मार रहा था। सभी लोग वांग जी पर अटैक कर रहे थे। वांग जी ने कुछ ही देर में सभी को खत्म कर दिया था। विंग जब यह देखता है तो मुस्कुरा देता है और जल्दी से पेड़ के पीछे से बाहर निकल आता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसके बाद उन सब लोगों की तरफ देखता है और उन्हें चेक करने लगता है। तभी उसे महसूस होता है ये सभी लोग वैन क्लैन से हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ये लोग वैन क्लैन से हैं। विंग हैरानी से कहता है वैन क्लैन, लेकिन ये जंगल तो लैंड क्लैन के हिस्से में आता है ना? वांग जी कहता है हाँ, इतने सारे सैनिक वैन क्लैन के यहाँ क्या कर रहे थे? विंग जब ये सुनता है तो कहता है मुझे क्या पता, मैं तो खुद ही कितने दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। वांग जी उसके बाद कुछ नहीं कहता, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर विंग की तरफ देखता है और कहता है हमें यहाँ से चलना होगा। कुछ देर अगर यहाँ रुके तो जंगली जानवरों को उनकी खून की महक आ जाएगी, जिससे वो हम पर भी हमला कर सकते हैं। विंग कहता है क्यों ना हम दोनों पेड़ पर चढ़ जाएं। वांग जी अपना हेड सेट करता है और कहता है नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना। फिर उसके बाद वांग जी चलने लगता है। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और वांग जी के स्लिप को पकड़ लेता है। वांग जी जब यह देखता है तो विंग की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। विंग कहता है इस तरह मत घूरो, तुम आगे जा रहे हो, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे कपड़े को पकड़ कर नहीं चल सकता? वांग जी उसके बाद कुछ नहीं कहता, चलना शुरू कर देता है। वांग जी आगे आगे जा रहा था। विंग फिर से अपना बगर बगर स्टार्ट कर दिया था। वांग जी विंग की बातों को इग्नोर करने लगता है। थोड़ी देर में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है बारिश स्टार्ट हो गई है। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है हमें जल्द से जल्द कहीं ठहरने की जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो हम दोनों ही बारिश में भीग जाएंगे। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि लेकिन हम जाएंगे कहाँ, ये पूरा जंगल है और मैं इतने दिनों से इस जंगल में हूँ, मुझे तो कहीं रहने की जगह नहीं मिली। वांग जी विंग की बात सुनकर इधर उधर कुछ तलाशने लगता है। तभी वांग जी की नज़र एक गुफा में जाती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है हम आज के लिए उस गुफा में रहेंगे। विंग कहता है उस गुफा में वहाँ तो अंधेरा होगा और जंगली जानवर भी हो सकते हैं। वांग जी कहता नहीं, मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी आगे जाने लगता है। विंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी जब उस गुफा के पास पहुँचता है तो मैजिक से उस गुफा में रोशनी कर देता है और गुफा के अंदर जाने लगता है। विंग भी उसके पीछे गुफा के अंदर आ जाता है। वांग जी गुफा में जाकर एक कोने में चुपचाप मेडिटेशन के पोजीशन में बैठ जाता है। विंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो? वांग जी अपनी आंखें खोलता है और कहता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अब मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसा कहकर वांग जी फिर से अपनी आंखें बंद कर मेडिटेशन करने लगता है। विंग भी वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी फिर से अपनी आंखें खोलता है और कहता है तुमसे कहा है ना मुझसे दूर रहा करो। विंग कहता है ये गुफा बहुत छोटी है, मैं यहाँ से कितने दूर जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ तुम्हें मेरी स्मेल आएगी ही, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है तुम ओमेगा हो,
कह रहा हूँ दूर जाकर बैठो। वांग जी की बात सुनकर विंग अपना मुंह बना लेता है और वांग जी से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। वांग जी अपनी आंखें फिर से बंद करता है और मेडिटेशन करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वांग जी अचानक अपनी आंखें दोबारा खोलता है। वांग जी की आंखें गोल्डन हो चुकी थी। वांग जी विहिंग की तरफ देख रहा था जो आंखें बंद करके वहीं पर चुपचाप लेटा हुआ था। वांग जी विहिंग के पास आता है और विहिंग की स्मेल को सूंघने लगता है। लेकिन तभी अचानक वांग जी की आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। वांग जी विहिंग से जल्दी से दूर होता है और अपने आप से कहता है ये मैं क्या कर रहा था। ऐसा कहकर वह विहिंग से दूर चला जाता है और अपनी आंखें बंद करके फिर से अपना ध्यान मेडिटेशन में लगाने लगता है। लेकिन उसका अल्फा बार बार उसको ट्रिगर कर रहा था। वांग जी कहता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं अपने रट में हूँ? लेकिन मुझे तो रट आने में बहुत समय है, लेकिन मेरी बॉडी मुझे फील हो रहा है कि मैं अपने रट में आ चुका हूँ। शायद इस ओमेगा की वजह से, ये ओमेगा मेरे आसपास रह रहा है जिस वजह से मेरी रट ट्रिगर हो रही है। मैं क्या करूँ, इस ओमेगा को इस गुफा से बाहर निकाल दूँ? यही ठीक रहेगा। मैं विहिंग को इस गुफा से बाहर भेज देता हूँ, नहीं तो मैं उसको नुकसान पहुँचा दूंगा। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से विहिंग के पास जाता है और विहिंग को जगाने लगता है। विहिंग जब देखता है वांग जी उसे जगा रहा है तो वह जल्दी से उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे उठा के रहे हो? वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है अभी इसी वक्त इस गुफा से बाहर निकलो। विहिंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने, गुफा से बाहर निकलूँ? ऐसे कैसे निकल जाऊँ? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊँगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वांग जी कहता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं अपने रट में आ चुका हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगा। विहिंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने, तुम अपने रट में हो? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, अभी इसी वक्त तुम यहाँ से बाहर निकलो। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग का हाथ पकड़ता है और उसे गुफा से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक विंग रुक जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जब ये देखता है विंग आगे नहीं बढ़ रहा है तो वह विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ है? विंग कहता है अगर तुम अपने रट में हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगा, तुम्हें नहीं पता। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से वांग जी के पास आता है और वांग जी के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को खुद से दूर कर रहा था लेकिन विंग वांग जी को किस किए जा रहा था। थोड़ी देर में ही वांग जी भी विंग के किस में मेल्ट होने लगता है और खुद भी विंग के किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। धीरे धीरे वांग जी और विंग एक दूसरे को नेकेट करना स्टार्ट कर रहे थे। वांग जी विंग के बॉडी पर अपना हाथ सहला रहा था और विंग वांग जी के बैक को सहला रहा था। अब वांग जी की आंखें पूरी तरह से गोल्डन हो जाती हैं। वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टार में कैरी कर लेता है और गुफा के अंदर लेकर आता है और उसे लिटा देता है और उसको फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ लगभग 4 दिन तक रहते हैं। वांग जी का रट लगभग 4 दिन तक रहता है। वांग जी का जब रट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो वांग जी की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है जो उसके पास लेटा हुआ था। विंग की पूरी बॉडी पर वांग जी के दिए हुए बर्थ मार्क्स थे। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग से दूर होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है कोई गलती नहीं हुई है, आप मेरे अल्फ़ा हो और मैं आपका ओमेगा। मैं आपको अपना अल्फ़ा हस्बैंड मान चुका हूँ, हम दोनों सोलमेट हैं, इसलिए इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। आप रट में हो और मैं आपका ओमेगा, तो मैं तो आपकी मदद करूँगा ही ना। वांग जी विंग की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है क्यों नाराज़ होऊंगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुम मेरे साथ मेरे क्लैन लैंड क्लैन चलोगे? विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम्हारी क्लैन? वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ, वहाँ पर मेरे गगा और अंकल हैं, मैं उनको तुमसे मिलवाऊँगा, तुमसे शादी भी तो करनी है। विंग जब ये सुनता है तो शर्मा जाता है और अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वांग जी कहता है हाँ। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है विंग हम लोग लेंस हैं और लेंस ज़िंदगी में बस एक बार प्यार करते हैं और एक बार ही शादी करते हैं, इसलिए हम अपने रियल सोलमेट का इंतज़ार करते हैं। जब तक हमें हमारा सोलमेट नहीं मिल जाता हम शादी नहीं करते हैं। और मुझे पता है तुम मेरे सोलमेट हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब भी मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे ओमेगा हो। विंग कहता है मुझे भी पता चल गया था कि तुम ही मेरे अल्फ़ा हो, शायद इसलिए मैं इस जंगल में भटक रहा था, शायद तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वांग जी जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है। विंग जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को हक बैक करता है और उसके पीठ को सहलाने लगता है। उसके बाद वांग जी विंग से अलग होता है और कहता है विंग जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हमें उससे पहले बात लेना पड़ेगा, हमारे कपड़े भी पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हो?
वांग जी कहता है तुम्हें बात दिलाने ले जा रहा हूँ। विंग कहता है बाहर ले जा रहे हो मुझे इस तरह से, मैं नेकेड हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग इस घने जंगल में कोई नहीं आने वाला तुम्हें देखने के लिए। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है तुम तो देख रहे हो ना। वांग जी विंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है मैंने तो सब कुछ पहले ही देख रखा है ना। विंग अपना फेस जल्दी से वांग जी के सीने में छुपा लेता है और कहता है तुम कितने बेशरम हो गए हो। वांग जी कहता है तुम मेरे ओमेगा हो, तुम्हारे सामने तो मुझे बेशरम बनना ही पड़ेगा ना। ऐसा कहकर वांग जी विंग को गुफा से बाहर लेकर आता है। गुफा के पास में ही एक झरना बह रहा था। वांग जी विंग को लेकर उसी झरने के पास जाता है। वांग जी और विंग दोनों ही इस वक्त नेकेड थे, लेकिन जंगल में आसपास कोई नहीं था, इसलिए ऐसे ही बाहर ले आया था। उसके बाद वह दोनों झरने में बात लेते हैं और वापस गुफा में आकर अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है क्या अब तुम लैंडकिलैंड में जाने वाले हो। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है नहीं विंग, अभी मुझे फिलहाल वैनकिलैंड में जाना है, वहाँ मुझे वैनकिंग से मिलना है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वैनकिंग ये कौन है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे पहले वैनकिंग से मिलना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। विंग कहता है अच्छा ठीक है, जब तुम्हें ठीक लगे और जब तुम्हें ये भरोसा आ जाए कि मुझे बता सकते हो तब मुझे बता देना, मेरा जानना इतना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहकर विंग अकेला ही गुफा से बाहर जाने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो तुम्हारे साथ जा रहा हूँ ना वैनकिलैंड। वांग जी जब यह सुनता है तो एक पल के लिए रुक जाता है और फिर अपने मन में सोचने लगता है क्या मैं विंग को अपने साथ वैनकिलैंड ले जाऊँ। लेकिन अगर मैं विंग को अपने साथ वैनकिलैंड ले गया, वहाँ जाकर विंग के ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो मैं क्या करूँगा, मुझे विंग को हर हाल में सेफ रखना होगा। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुम मेरा एक काम करोगे। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है काम, क्या काम करना है मुझे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम एक काम करो, तुम लैंडकिलैंड चले जाओ और वहाँ मेरे गगा से मिलना और कहना मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे बिना तो कहीं नहीं जाने वाला, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ वहीं वहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, वैनकिलैंड बहुत ख़तरनाक है, अगर उन लोगों को पता चल गया मैं लैंडकिलैंड से हूँ तो मुझ पर हमला करेंगे, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जान को कोई खतरा है। तभी विंग बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि मैं इसलिए तो तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, मुझे भी पता है वैनकिलैंड कितना खतरनाक है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो मैं क्या लैंडकिलैंड में आराम से रह पाऊँगा, बिल्कुल नहीं रह पाऊँगा, इसलिए तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। ऐसा कहकर विंग अपना मुँह फुला लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है तो विंग बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलना, लेकिन जैसे ही खतरा महसूस हो तुम सीधे वहाँ से लैंडकिलैंड के लिए निकल जाओगे। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ही वैनकिलैंड की तरफ जाने लगते हैं। वांग जी और विंग जंगल से निकलकर एक सिटी में पहुंच गए थे। विंग और वांग जी इधर उधर देख रहे थे तो ये एक छोटा सा गांव था जहां मेला लगा हुआ था। वांग जी इधर उधर लोगों से पूछताछ करता है कि ये कौन सी जगह है, तो सब लोग कहते हैं ये किंगे है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है हम इस वक्त न्यूकिलैंड में हैं, एक काम करते हैं आज यहीं रुक जाते हैं और कल वैनकिलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। विंग भी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी विंग को लेकर एक इन में जाता है और 2 रूम बुक करता है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके कान में कहता है 2 रूम बुक करके क्या फ़ायदा, हम दोनों के बीच वो सब तो हो चुका है ना, अब 2 रूम बुक करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए एक ही रूम बुक करो। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और विंग के कान में कहता है सेमलेस। विंग मुस्कुरा देता है। उसके बाद वांग जी एक ही रूम बुक करता है। उसके बाद वांग जी और विंग रूम के अंदर आ जाते हैं। विंग रूम को देखता है, रूम बहुत सुंदर था। वांग जी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा देता है और कहता है ये रूम तो बहुत सुंदर है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी तब तक खाने के लिए ऑर्डर दे देता है। थोड़ी देर बाद ही विंग वापस वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुमने कपड़े चेंज नहीं किए। विंग कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े थे ही नहीं, इसलिए मैंने इन्हें दोबारा पहन लिए हैं। वांग जी कहता है ठीक है, आज मार्केट से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊँगा। विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है इसका क्या मतलब है, इसकी क्यों ज़रूरत नहीं है, तुमने एक ही कपड़े कितने दिनों से पहन रखा है। विंग कहता है नहीं पहन रखा, मैं इसे धो देता हूँ और फिर वापस पहन लेता हूँ। वांग जी कहता है अब तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद सकता हूँ। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है देखो अभी तुम वैनकिलैंड में जाने वाले हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, बाद में तुम खरीद देना, मैं बाद में पहन लूँगा। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ऐसा कहकर वांग जी अपने स्लीप से एक पाउच निकालता है और पाउच के अंदर से एक पेयर जोड़ी कपड़े निकालता है और विंग की तरफ देता है और कहता है अभी फ़िलहाल के लिए तुम इन्हें पहन लो, बाद में मैं तुम्हारे मार्केट से कुछ खरीदूँगा।
विंग वांग जी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है अल्फ़ा। वांग जी कहता है ज़रूरत है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये गंदे कपड़े फिर से पहनो। ऐसा कहकर वांग जी उसे फिर से वॉशरूम में भेज देता है। विहिंग फिर से चेंज करने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तब तक उनका खाना आ चुका होता है। वांग जी विहिंग का बाहर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद विहिंग चेंज करके बाहर आ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है खाना आ चुका है, तुम्हें अगर भूख लगी है तो तुम खा सकते हो। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी भी फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है विंग अपने हिस्से का खाना खा चुका था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली में अल्फ़ा, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी तो तुम पहले खा सकते हो, तुम्हें मेरे इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग मुस्कुरा देता है। तब वांग जी भी आकर विंग के पास बैठता है और अपना हिस्से का खाना खाना लगता है। वांग जी जब अपना खाना खा लेता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो, मैं इस काउच पर सो जाऊँगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अल्फ़ा, अब मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो, अब हमारे बीच शर्माने वाली कोई बात नहीं है। वांग जी एक बार विंग की तरफ घूर कर देखता है और फिर मन में सोचता है विंग तो सही कह रहा है, हम दोनों तो पहले ही एक हो चुके हैं, तो अलग सोकर क्या फ़ायदा। ऐसा कहकर वांग जी में सर हिलाता है और फिर बेड के एक कोने में जाकर लेट जाता है। विंग वांग जी को देखता है और मुस्कुरा देता है और जल्दी से वो भी बेड के ऊपर आकर लेट जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही दोनों सोए हुए थे। वांग जी खुद को स्ट्रेट पोजीशन में लेटा हुआ था और अपनी आंखें बंद किए हुए था। विंग बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी को जब यह महसूस होता है कि विंग उसी की तरफ देख रहा है तो वांग जी अपनी आंखें खोले बिना विंग से कहता है तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, कल सुबह ही हमें वैनकुलन के लिए निकलना होगा। विंग हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग की आंखें बंद करते ही वांग जी अपनी आंखें खोलता है और एक बार विंग की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वांग जी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अचानक आधी रात को वांग जी को ऐसा महसूस होता है कोई उसे टच कर रहा है। वांग जी जल्दी से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है विंग उसकी बाहों में था और विंग के हाथ उसकी बॉडी पर जा रहे थे। विंग नींद में ही वांग जी को टच कर रहा था। वांग जी ये देखकर हैरान हो जाता है और विंग को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अभी गहरी नींद में था। वांग जी विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ने वांग जी को कस के पकड़ रखा था। वांग जी जब यह देखता है तो वह मुस्कुरा देता है और विंग को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वांग जी की आंखें खुलती है तो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि विंग अब वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था और विंग का सर वांग जी के चेस्ट पर था। विंग नींद में ही वांग जी के चेस्ट पर किस कर रहा था, जिस वजह से वांग जी को अजीब फील होता है। वांग जी विंग को जगाने की कोशिश करता है। विंग नींद में ही आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देखता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग से कहता है विंग उठो, सुबह हो चुके हैं, हमें जाना होगा। विंग ना में सर हिलाता है और फिर से वांग जी के चेस्ट पर सर रखकर सोने लगता है। ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वांग जी प्यार से विंग के गालों को सहलाने लगता है। लगभग 1 घंटे बाद विंग की आंखें खुलती है। विंग धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करता है और उठकर बैठ जाता है और अपने मुंह पर हाथ रखकर जमाई लेता है। उसके बाद वह वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग जब यह देखता है कि वांग जी उसे देख रहा है तो वह हैरानी से इधर उधर देखने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि वह वांग जी के ऊपर बैठा हुआ है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मेरे ऊपर से उठो, तुम गलत जगह पर बैठे हो। विंग जब ये देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो तो वांग जी के मेन पॉइंट पर बैठा हुआ है और वो हार्ड हो चुका है और विंग को पोक कर रहा है। विंग जब ये महसूस करता है तो हड़बड़ी में वांग जी के ऊपर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विंग गिर जाता है और विंग के होंठ वांग जी के होठों से टच हो जाते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उन दोनों का सॉफ्ट किस कब डीपली हो गया था उन दोनों को महसूस नहीं होता। वांग जी विंग को जल्दी से फ्लिप करता है और विंग के ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था और विंग भी वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी फिर से विंग को किस करने लगता है। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। वांग जी लगभग 2 राउंड लेने के बाद विंग से अलग होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो हम दोनों साथ में ही फ्रेश हो जाते हैं। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर भी वांग जी और विंग के 2 राउंड कंप्लीट होते हैं। विंग अब पूरी तरह से थक चुका था। वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। विंग धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और फिर से बेड पर लेटता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग अभी लेटने का समय नहीं है, थोड़ी देर बाद निकलना पड़ेगा। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें मेरी हालत देखकर लगता है कि मैं अब कहीं जा पाऊँगा। वांग जी
वांग जी विहिंग के पास आता है और कहता है रुको, मैं अपनी स्पेशल एनर्जी तुम्हें देता हूँ, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग के हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन तभी विहिंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर ऐसा आराम करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसा कहकर विहिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखने लगता है। विहिंग फिर अपनी आंखें खोलता है और वांग जी से कहता है तुम जाकर पहले कपड़े पहनो, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर अजीब लग रहा है। वांग जी जब यह सुनता है तो स्माइल करता है और विंग से कहता है विंग वैसे तुम भी नेकट ही हो। विंग जब ये सुनता है तो उसे महसूस होता है उसने कुछ भी नहीं पहना है। विंग जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है बेशरम कहीं के मुझे ऐसे देख रहे हो। वांग जी स्माइल करता है और कहता है विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और मैं तो तुम्हें ऐसे देख ही सकता हूँ ना। विंग जब यह सुनता है तो वह शर्मा जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। वांग जी जल्दी से अपने ड्रेस चेंज कर लेता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग अब तुम क्या बेहतर महसूस कर रहे हो। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग के कपड़े विंग को लाकर देते हैं। विंग भी जल्दी से ड्रेस पहन लेता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अभी हमें चलना होगा ना। वांग जी मुँह में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी और विंग इन से बाहर आ जाते हैं और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। लगभग 2 दिन बाद वह लोग वैनकिलन में थे। विंग वैनकिलन की तरफ देखता है और वांग जी से पूछता है क्या ये वैनकिलन है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मुझे यहाँ अपने कपड़े बदलने होंगे। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कपड़े चेंज करने होंगे, मगर क्यों। वांग जी कहता है मैं लैंडकिलन से हूँ और कोई भी मुझे देखकर पहचान लेगा कि मैं लैंडकिलन का हूँ। उसके बाद वांग जी विंग से थोड़ा दूर जाकर अपने कपड़े चेंज करके आता है। वांग जी देखने में एक नॉर्मल फार्मर की तरह लग रहा था, लेकिन वांग जी के फोरहेड रिबन अभी भी उसके सर पर था। विंग जब ये देखता है तो कहता है तुम्हारे सर पे तो ये रिबन है, ये रिबन देखकर तो कोई भी पहचान लेगा तुम लैंडकिलन से हो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और अपना फोरहेड रिबन खोलकर अपने हाथ में बांधने लगता है, लेकिन तभी विंग वांग जी के हाथ से उस फोरहेड रिबन को ले लेता है और देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या देख रहे हो। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है ये तो बहुत सुंदर है, क्या ये मैं रख सकता हूँ। वांग जी कहता है नहीं, ये मेरा फोरहेड रिबन है, इसे मैं ही रख सकता हूँ। तुम जब मेरे साथ लैंडकिलन में जाओगे और मेरे साथ शादी करोगे तब तुम्हें भी ऐसा फोरहेड रिबन दिया जाएगा। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी का फोरहेड रिबन वांग जी को वापस दे देता है। वांग जी जब यह देखता है तो कहता है अभी के लिए फ़िलहाल तुम इसे रख सकते हो, लेकिन जैसे ही लैंडकिलन में पहुँचूंगा तब तुम इसे मुझे वापस दे देना। विंग हाँ में सर हिलाता है और बहुत खुश हो जाता है। विंग जल्दी से उस फोरहेड रिबन को हाथ में बांध लेता है। वांग जी जब यह देखता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है चलो चलते हैं, मुझे यहाँ वैनकिंग से मिलना है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर वैनकिंग के घर पहुँचता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं अंदर से वैनकिंग से मिलकर आता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है तुम जाकर बात करो, मैं तब तक सिटी में घूम लेता हूँ। वांग जी कहता नहीं, सिटी में बहुत खतरा है, तुम यहीं रुको। विंग हाँ में सर हिलाता है और वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी अंदर जाता है और वैनकिंग से बात करने लगता है। वैनकिंग जब वांग जी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है हंगवनजुन आइए, मुझे आप ही का इंतजार था, आपके भाई का मैसेज मुझे मिल चुका था कि आप यहाँ आने वाले हैं। वांग जी वैनकिंग की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वैनकिंग वांग जी की तरफ देखती है और कहती है हंगवनजुन लेकिन आप तो 4-5 दिन पहले आने वाले थे, आपको आने में देरी हो गई। वांग जी कहता है हाँ, मैं कुछ ज़रूरी काम में फंस गया था। गगा कह रहे थे कि वेनरोहान कुछ करने वाला है जिसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। वैनकिंग हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ, मुझे आपको बताना था कि वेनरोहान एक साथ तीनों क्लैन पर हमला करने वाला है, उसके पास इन आयरन है। वांग जी हैरानी से वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है इन आयरन। वांग जी हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद इन आयरन की हिस्ट्री बताती है और कहती है इस वक्त वेनरोहान के पास 2 इन आयरन है, एक उसने जयांग क्लैन से लूटा है और एक वैन क्लैन का है, लेकिन अभी 3 क्लैन के पास इन आयरन के टुकड़े हैं। इन आयरन के 5 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा लैंड क्लैन में है, एक टुकड़ा नी क्लैन में और एक टुकड़ा जिन क्लैन में है। वेनरोहान के पास इस वक्त 2 इन आयरन है, जिसकी वजह से वो इतना ताकतवर और पावरफुल है। अगर उसके पास 5 इन आयरन हो गए तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा, जरा सोच के देखो। वांग जी जब ये सुनता है तो वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है वो हम पर हमला कब करने वाला है। वैनकिंग कहती है लगभग 1 महीने बाद, क्योंकि उसे तैयारी करनी होगी। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है कि अगर उससे पहले ही हम लोग उस पर हमला कर दे तो। वैनकिंग कहती है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। ये कहता है जानता हूँ, लेकिन हम बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकते, हमें एक बार कोशिश करना चाहिए। उसके बाद वांग जी एक बटरफ्लाई मैसेज लैंस सेचन को भेज देता है और यहाँ के बारे में सब कुछ बता देता है। वांग जी थोड़ी देर वैनकिंग से बातें करता है और उसके बाद वैनकिंग को कहता है कि अब मुझे जाना होगा, अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुका तो तुम पर शक आ सकता है। वैनकिंग हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद वांग जी वैनकिंग के घर से बाहर निकल आता है। बाहर आकर वह विंग को ढूंढता है, लेकिन विंग आसपास कहीं नहीं था। ये देखकर वांग जी बहुत परेशान हो जाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है शायद वो सिटी की तरफ गया है, उसने कहा था कि वह सिटी घूमने जा रहा है, लेकिन मैंने विंग को इधर उधर जाने से मना किया था। उसके बाद वांग जी विंग को ढूंढने सिटी में चला जाता है।
वह हर जगह विंग को ढूंढता है लेकिन विंग उसे कहीं भी नहीं मिलता, जिस वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है अचानक विंग ऐसे कैसे गायब हो सकता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। वांग जी विंग को हर जगह ढूंढता है लेकिन विंग उसे कहीं भी नहीं मिलता। वांग जी अब विंग को ढूंढने फॉरेस्ट एरिया की तरफ चला जाता है। वांग जी विंग को ढूंढते ढूंढते दफान पर्वत पर आ जाता है। वांग जी विंग को वहाँ ढूंढता है लेकिन विंग नहीं मिलता तो वांग जी वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके कानों में विंग की फ्लूट की आवाज़ सुनाई देती है। वह जल्दी से उस तरफ देखता है जिस तरफ से फ्लूट की म्यूजिक सुनाई दे रही थी। वह जल्दी से उस तरफ जाने लगता है। वांग जी वहाँ जाकर देखता है विंग एक पेड़ पर बैठकर फिर से फ्लूट बजा रहा है। वांग जी जल्दी से वहाँ पहुँचता है और कहता है विंग तुम वहाँ क्या कर रहे हो। विंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वह जल्दी से फ्लूट बजाना बंद करता है और वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ आ गए। वांग जी अब गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वहीं रुकना, तुम वहाँ से इधर उधर क्यों गए। विंग अपना सेट सा फेस बना लेता है और कहता है तुम तो अंदर चले गए लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं सोच रहा था कि अंदर जाकर कुछ खाने को मांगूं लेकिन ये अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं सिटी में चला जाऊं और वहां जाकर कुछ खाऊं। ये सोचकर मैं सिटी में चला गया और वहां कुछ खा पी लिया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं रास्ता भटक गया और भटकते भटकते मैं यहाँ पर पहुँच गया। अब कहाँ जाना है मुझे नहीं पता था, इसलिए यहीं बैठकर मैं फ्लूट बजा रहा था। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे पूछना भूल गया था क्या तुम्हें भूख लगी है कि नहीं। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुराता है और कहता है कोई नहीं, तुम यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम से आए हो, तुम्हें पहले अपना काम देखना चाहिए, मेरी चिंता मत करो, मैं तो पहले भी अकेला रहा करता था ना, इसलिए मुझे आदत है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है लेकिन विंग अब तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारे खाने पीने से लेकर सब चीज़ का ख्याल मुझे रखना होगा। विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है ये सब बातें छोड़ो, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए थे क्या तुम वेनकिंग से मिले, क्या बात हुई उससे। वांग जी विंग से कहता है हाँ वेनकिंग से बात हुई है, वेन रोहान लैंड क्लैन, निये क्लैन और जिन क्लैन पर हमला करने वाला है। क्योंकि इससे पहले वांग जी कुछ कह पाता विंग बीच में ही बोल पड़ता है क्योंकि इन तीनों क्लैन के पास इन आयरन है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता। विंग कहता है आज मैं मार्केट में गया था ना, वहाँ ही कुछ लोग बातें कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुन ली। वांग जी हूँ करता है, उसके बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो चलते हैं, रात होने वाली है, हमें सिटी में जाकर किसी इन में रुकना होगा। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से चले जाते हैं सिटी की तरफ। उसके बाद वांग जी और विंग एक इन में पहुँचते हैं और अपने लिए एक रूम बुक करते हैं। वांग जी और विंग रूम के अंदर आते हैं। विंग इधर उधर देखने लगता है। वांग जी कहता है क्या देख रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं, बस यहाँ के रूम इतने खास नहीं है, नी क्लैन के रूम बहुत अच्छे थे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। विंग हाँ में सर हिलाता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी इधर उधर देखने लगता है। फिर वह खाने के लिए ऑर्डर देने इनके मैनेजर के पास जाता है और उन्हें कुछ ऑर्डर देकर वापस रूम में आता है। तब तक विंग फ्रेश होकर बाहर आ चुका था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। वांग जी तो यह देखकर एक पल के लिए स्टैचू हो गया था। विंग जब यह देखता है कि वांग जी उसी की तरफ देख रहा है तो वह जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है क्या देख रहे हो तुम। वांग जी विंग की तरफ देखकर हेडसेक करता है और कहता है कुछ नहीं। ऐसा कहकर वांग जी वॉशरूम में चला जाता है। विंग वांग जी को जाता देखता है और मुस्कुराने लगता है। तभी उनके दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। विंग जब ये सुनता है तो घबरा जाता है। वो जल्दी से वॉशरूम के दरवाजे पर जाता है और वांग जी को आवाज़ लगाने लगता है और कहता है वांग जी कोई आया है। वांग जी कहता है कि तुम जाकर देखो कौन आया, शायद डिनर आ चुका है। विंग कहता नहीं मैं नहीं जा रहा। फिर वांग जी कहता है ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से वॉशरूम से बाहर आता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है मुझे नहीं पता बाहर कौन है, मैं इस तरह से दरवाज़ा नहीं खोल सकता, तुम्हें पता है ना मैं एक ओमेगा हूँ। वांग जी हूँ में सर करता है और फिर डोर पर जाता है तो देखता है सचमुच इनका सर्वेंट था और उसके हाथ में डिनर की ट्रे थी। वांग जी सर्वेंट से फूड ट्रे ले लेता है और फूड को लाकर टेबल पर रख देता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग आ जाओ डिनर कर लेते हैं। विंग हाँ में सर हिलाता है। जब वांग जी और विंग डिनर कर रहे थे अचानक विंग कुछ सोचता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग पहले डिनर ख़त्म कर लो उसके बाद बात करना, खाते वक्त बात नहीं करते हैं। विंग जब ये सुनता है तो चुप हो जाता है और अपना डिनर करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों का डिनर करना हो जाता है तब वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग आप पूछो तुम्हें क्या पूछना है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी अब तुम लोग क्या करने वाले हो, बेन रोहान तो तुम लोगों पर हमला करने वाला है ना। वांग जी कहता है मैंने गगा को मैसेज कर दिया है, अब देखूँ गगा क्या करने वाले हैं, तब तक मुझे यहीं रहना होगा। विंग ये सुनने के बाद कुछ नहीं कहता और अपनी जगह से उठ जाता है और सीधे बेड पर आकर लेट जाता है। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो भी आकर बेड पर लेट जाता है।
वांग जी हमेशा की तरह स्ट्रेट लेटा हुआ था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम इस तरह से क्यों लेटे हुए हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तो फिर मैं कैसे लेटूं। जल्दी से उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अरे तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे पास है, उसे अपने बाहों में भरकर उसे करो, उसे थोड़ा प्यार करो। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है विंग। विंग अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहता है वही जो तुमने मेरे साथ में किया था और वॉशरूम में। ऐसा कहकर विंग अपने नज़रें नीचे कर लेता है। विंग की ये बात सुनते ही वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी जल्दी से विंग को अपने ऊपर खींच लेता है। विंग हैरानी से वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स अटैच करता है और विंग को धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी वांग जी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं। वांग जी अभी भी वैनक्लेन में था और अपनी पहचान छुपाकर वहाँ छोटे मोटे काम किया करता था। विंग सारा दिन वांग जी का इनमें इंतजार किया करता था। वांग जी को वैनक्लेन के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता था वो अपने गगा को बटरफ्लाई मैसेज द्वारा बता दिया करता था। वांग जी जब अपना सारा काम खत्म करके इवनिंग के समय इनके रूम में आता था तो विंग वहीं पर बैठा होता था, वांग जी का इंतजार करता था। वांग जी विंग को देखकर मुस्कुरा देता था। वो दोनों एकदम हस्बैंड और वाइफ की तरह रह रहे थे और साथ में उनका डेली नाइट एक्टिविटी भी होता था। विंग कभी रूम से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन वांग जी अपने काम से बाहर गया था लेकिन वो जल्दी वापस आ जाता है। विंग वांग जी को इतना जल्दी वापस आता देखकर पूछता है कि क्या बात है वांग जी, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। वांग जी कहता है मुझे गगा का बटरफ्लाई मैसेज मिला है। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुम्हारे गगा ने। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि गगा ने कहा है कि आज से 2 दिन बाद निये क्लैन, जिन क्लैन और लैन क्लैन तीनों इकट्ठा वैनक्लेन पर हमला करेंगे। गगा ने मुझे कुछ तैयारी करके रखने को बोला है जिस वजह से मुझे वैनकिंग से मिलने जाना है, इसलिए विंग शायद हो सकता है कि रात को मैं लेट आऊँ। तुम मेरा इंतजार मत करना, खाना खा के सो जाना। विंग जब ये सुनता है तो घबरा जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी इनके रूम से बाहर निकल जाता है। विंग वांग जी को जाता हुआ देख रहा था। वांग जी के बाहर जाते ही विंग भी कुछ देर बाद उस इन से बाहर निकल जाता है। इतने दिनों में विंग एक बार भी इन से बाहर नहीं आया था लेकिन आज निकला है। विंग सीधे दफान पर्वत पर पहुंचता है और वहां पर एक गुफा के अंदर जाता है। उस गुफा के अंदर 4 लोगों को कैद करके रखा गया था। विंग उनकी हालत देख पा रहा था, उनके शरीर से खून निकल रहा था। ये देखकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जल्दी से उन लोगों के पास जाता है और कहता है अंकल, आंट, जियांग चंग, सीजे। जब वो लोग विंग की आवाज़ सुनते हैं तो विंग की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। तभी मैडम यू कहती है विंग बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी जियांग फेमिया कहते हैं हाँ बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से आज़ाद हो सकते हो लेकिन हम नहीं। वैन रोहान ने हमें यहाँ कैद कर रखा है, इकलौते तुम बचे हो जो यहाँ से आज़ाद हो गए थे, तो तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। विंग जब ये सुनता है तो कहता है नहीं अंकल, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, आप मेरे अपने हो, मैं इस तरह से आप लोगों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मैं तो आप लोगों को ये बताने आया था कि बहुत जल्द आप सब लोग आज़ाद हो जाओगे। जियांग फेमिया, मैडम यू, जियांग चंग और यानली हैरानी से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है बहुत जल्द निये क्लैन, जिन क्लैन और लैन क्लैन ये तीनों ही वैनक्लेन पर हमला करने वाले हैं। मैं तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया लेकिन कोई है जो आप लोगों की मदद कर सकता है, आप लोगों को यहाँ से आज़ाद कर सकता है। लोग विंग की बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और विंग की तरफ हैरानी से देखते हैं और पूछते हैं तुमने क्या कहा, कौन है वो जो हमारी मदद कर सकता है, हमें आज़ाद कर सकता है। विंग कहता है कि लैन क्लैन का सेकंड यंग मास्टर हंगवन जून, मेरा मतलब है लैन वांग जी, वो हमारी मदद कर सकता है, वो आप लोगों को आज़ाद कर देगा। जियांग फेमिया विंग से कुछ कहने ही वाले थे, विंग बीच में ही रोक देता है और कहता है अब मुझे जाना होगा, लगभग शाम होने वाली है, मैं बहुत जल्द लैन वांग जी को लेकर आऊँगा और आप लोगों को आज़ाद कर दूँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। विंग सीधे इन में आता है और वांग जी का इंतजार करने लगता है। लगभग सारी रात गुजर जाती है लेकिन वांग जी लौटता नहीं है। विंग को अब वांग जी की भी चिंता होने लगी थी, इसलिए वह सोचता है क्यों ना वह खुद जाकर वांग जी को ढूंढे। लेकिन जैसे ही विंग कमरे से बाहर जाने वाला था तभी वांग जी वहाँ आ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है तुम रात भर कहाँ थे। वांग जी कहता है तुम्हें बताया था ना मैं वैनकिंग के साथ था, हमें कुछ ज़रूरी काम था। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बनाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या वैनकिंग देखने में बहुत सुंदर है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। विंग कहता है सच बताओ ना, क्या वैनकिंग दिखने में सुंदर है। वांग जी कहता है पता नहीं, मैंने कभी उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा है, वो सुंदर है कि नहीं मुझे नहीं पता। विंग जब ये सुनता है तो वह खुश हो जाता है और जल्दी से आकर वांग जी को हक करता है। वांग जी भी उसे हक बैक करता है और कहता है
तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? विहिंग वांग अलग होता है और कहता है, वो तुम कल रात भर घर लौटे नहीं थे ना, तो मैं थोड़ा घबरा गया था, मैं थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा था। वांग जी सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, विंग तुम्हें इस तरह इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। और हम लेंस हैं, हम ज़िंदगी में एक बार ही किसी को छूते हैं, उसी से प्यार करते हैं और उसी को हम अपना सोलमेट मानते हैं। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई भी सेकंड पर्सन नहीं आता। विंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है। वांग जी विहिंग के पास आता है और विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ चलो। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विहिंग को बैल्कनी में ले जाता है और कहता है, विंग तुम्हारे पास मेरा फॉरहेड रिबन है ना? विंग हाँ में सर हिलाता है और फॉरहेड रिबन निकाल कर वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी उस फॉरहेड रिबन को अपने हाथ में बांधता है। उसके बाद विंग के हाथ में बांधता है और कहता है, मैं आज अभी इसी वक्त अर्थ, हेवन और अपने एंसेस्टर को साक्षी मानकर तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करता हूँ। विंग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम बोलो। विहिंग भी हाँ में सर हिलाता है और फिर वो भी बोलता है, मैं अर्थ, हेवन और अपने एंसेस्टर को साक्षी मानकर तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी और विहिंग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद वो दोनों रूम में वापस आ जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम वेनकिंग के पास कुछ ज़रूरी काम से गए थे ना, क्या वो काम तुम्हारा हो गया? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, गगा ने मुझे कहा था कि वेनकिंग से मदद मांगने के लिए। वेनकिंग ने सारी तैयारी करवा दी है। कल तक सभी क्लैन वैन क्लैन के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही वैन क्लैन पर हमला होगा। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुम लोग सचमुच वैन रोहन को हराने वाले हो? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, वैन रोहन के पास इन आयरन है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब वैन रोहन इन आयरन का इस्तेमाल करेगा तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। वांग जी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, विंग तुम एक ओमेगा हो, शायद तुम भूल रहे हो, और तुम वॉर में नहीं जा सकते। विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ और मैं वॉर फील्ड में नहीं जा सकता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, तुम खुद देख लेना। वांग जी मुस्कुरा देता है। अभी भी वांग जी और विंग के हाथ में फॉरहेड रिबन बंधा हुआ था। वांग जी फॉरहेड रिबन की तरफ देखता है और अपने हाथ से खोलता है और विंग के हाथ में दे देता है और कहता है कि विंग, जब कल मैं वॉर के लिए निकलूँ तो तुम खुद अपने हाथों से इसे मेरे फॉरहेड पर बांध देना। विहिंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा क्यों? वांग जी विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, क्योंकि तुम मेरे बेटर हाफ हो, मेरे सोलमेट, मेरे लाइफ पार्टनर। मेरे फॉरहेड रिबन को छूने का हक सिर्फ तुम्हें है, इसलिए मैंने कहा कल जब मैं वॉर के लिए निकलूँ तो तुम इसे अपने हाथों से मेरे फॉरहेड पर बांध देना। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, ऐसी बात है तो मैं जरूर पहना दूंगा। इसके बाद वांग जी और विंग पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। आज वांग जी को बाहर किसी भी काम से नहीं जाना था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। वांग जी अंदर से थोड़ा डरा हुआ था और अपने मन में सोच रहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो विहिंग का क्या होगा। उसे अपने गगा को विहिंग के बारे में बताना होगा ताकि उसके जाने के बाद उसे संभाल ले और उसे पूरी रिस्पेक्ट के साथ लैंड के लिए ले जाए। और उधर विहिंग अपने मन में सोच रहा था, एक बार वैन रोहन का खात्मा हो जाए तो वो अपने अंकल, आंटी और जियांगचेंग और यानली को आज़ाद करवा देगा। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी की आंख पहले खुलती है। वांग जी अपने पास में लेटे हुए विहिंग को देख रहा था जो गहरी नींद में सो रहा था। वांग जी विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और अपने मन में कहता है, कल कुछ ज़्यादा ही मैं रफ हो गया था, शायद इस वजह से विहिंग थक कर सो रहा है, क्या इसको या ना जगाऊँ, ऐसा सोच रहा था। फिर उसके बाद वह कहता है, मुझे तो अभी बैटलफील्ड के लिए जाना पड़ेगा, विहिंग को अगर नहीं जगाया तो वो बुरा मान जाएगा। इसलिए वांग जी विहिंग को प्यार से जगाने लगता है। विहिंग थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ हस्बैंड? वांग जी जब हस्बैंड सब सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग वॉर स्टार्ट होने वाली है, अभी कुछ देर बाद ही मुझे बैटलफील्ड के लिए निकलना पड़ेगा। विहिंग जब ये सुनता है तो वह उठ के बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम अभी निकलने वाले हो? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मुझे अभी इसी वक्त निकलना पड़ेगा। विहिंग जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, विहिंग तुम रो क्यों रहे हो? विहिंग रोते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हस्बैंड मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी विहिंग की आंखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, विहिंग इसमें डरने वाली क्या बात है, हमें तो वैन रोहन से युद्ध करना ही पड़ेगा, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना। विहिंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी कहता है कि और तुम चिंता मत करो, मैं गगा से बात करूँगा, अगर मुझे कुछ हो जाए। इससे पहले कि वांग जी आगे कुछ कह पाता, विहिंग जल्दी से वांग जी के माउथ पर हाथ रख देता है और कहता है, हस्बैंड इससे आगे कुछ मत बोलना, आपको जीना होगा, आपको मेरे लिए जीना होगा, आप इस तरह से मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा पाओगे।
वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग फ्यूचर में क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मैं क्या इससे पहले वांग जी और आगे कहता विंग फिर से वांग जी के माउथ पर हाथ रख देता है और कहता है एक शब्द भी नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहकर विंग गुस्से में बेड से उठ जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी जब यह देखता है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है और कहता है विंग मैं सच में भविष्य में क्या होगा नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद ही विंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हस्बैंड आपको फ्रेश होना है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी भी वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी भी वॉशरूम बाहर आता है और वह अपने लैंड के क्लॉथ को वेयर करने लगता है। विंग जब यह देखता है तो मुस्कुराकर वांग जी के पास आता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या बात है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? विंग कहता है कि तुम ना इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहे हो। वांग जी जब यह सुनता है तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और विंग को गले से लगा लेता है। विंग भी हक बैक करता है। थोड़ी देर बाद ऐसे ही रहने के बाद वांग जी और विंग अलग होते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है विंग अब मुझे जाना होगा। जैसे ही विंग ये सुनता है उसका चेहरा उदास हो जाता है। वांग जी कहता है विंग मैं वॉर में जाने वाला हूँ, मैं युद्ध करने वाला हूँ, क्या तुम अपने इसी उदास फेस के साथ मुझे भेजने वाले हो? विंग जब ये सुनता है तो हल्के से मुस्कुरा देता है। वांग जी जब विंग की थोड़ी सी मुस्कुराहट देखता है तो कहता है अब ठीक है, लेकिन तुम ज़्यादा मुस्कुराते हो, ज़्यादा अच्छा लगते हो। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विंग तभी वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जब ये देखता है तो हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है विंग क्या हुआ? विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है हस्बैंड आप शायद कुछ भूल रहे हो। वांग जी कहता है विंग मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं क्या भूल रहा हूँ? विंग जल्दी से फॉरहेड रिबन बाहर निकालता है और वांग जी को देता है और कहता है आप इसे भूल रहे हो, आप लैन हो ना, तो आपको अपना फेवरेट रिबन पहनना चाहिए। वांग जी ये देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है और फॉरहेड रिबन विंग के हाथ में वापस देते हुए कहता है विंग फॉरहेड रिबन को तुम ही मेरे सर पर बांध दो, तुम्हारा हक बनता है, तुम मुझे मेरा फॉरहेड रिबन मेरे सर पर बांध सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और वांग जी को काउच पर बैठा देता है और वांग जी के फॉरहेड पर उस रिबन को बांध देता है। वांग जी उठ के वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन विंग फिर से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है अब क्या भूल गया? विंग जल्दी से अपने सर से रेड रिबन निकालता है और वांग जी के हाथ में बांध देता है और कहता है ये रिबन मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको संभाल कर रखना और ये रिबन तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा कहकर विंग उस रेड रिबन को वांग जी के हाथ में बांध देता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है अब तो जाने दो। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी को जाता हुआ देख रहा था। विंग की आंखों से कुछ बूंद आंसू गिर जाते हैं। वांग जी वहाँ से निकलकर वॉर क्षेत्र में पहुँच जाता है और वहाँ पर तीनों क्लैन मौजूद थे। वांग जी जल्दी से अपने गगा के पास पहुँचता है और कहता है गगा आप यहाँ आ गए। सिचैन वांग जी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ वांग जी, हम सब पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आज हम बैन रोहान को हराकर ही मानेंगे। वांग जी भी कहता है। उसके बाद सभी लोग बैन रोहान की तरफ देखने लगते हैं। बैन रोहान गुस्से से उन लोगों की तरफ देख रहा था और कहता है कि तुम लोग मेरा सामना करने आए हो, मेरे सामने कितने क्लैन तबाह हो गए और तुम लोग यहाँ पर मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं मिनटों में तुम लोगों को ख़त्म कर सकता हूँ। नी मुंजे जब ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वह बैन रोहान की तरफ देखता है और कहता है कि पहले हमसे युद्ध करो, हमें हराओ, तब पता चलेगा तुम कितने बड़े योद्धा हो। तुमने बेईमानी से उन क्लैनों को हराया है, तुमने गलत शक्तियों का उपयोग करके उनको हराया है, हमें हरा कर दिखाओ। बैन रोहान जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और ज़ोर ज़ोर के हंसने लगता है और अपने बच्चों को इशारा करता है युद्ध आरंभ करने के लिए। वेन जूलियो, वेन चाओ और वेन सू युद्ध करना आरंभ कर देते हैं। सभी लोग युद्ध कर रहे थे। बैन रोहान अपने सिंहासन पर बैठकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था उसे हराना नामुमकिन है। वांग जी वेन चाओ की तरफ देखता है और वेन चाओ से लड़ना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में ही वांग जी वेन चाओ को हरा देता है। बैन रोहान जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो खुद ही युद्ध क्षेत्र में आ जाता है और वांग जी के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब ही बैन रोहान वांग जी पर हमला करता है तभी कोई अदृश्य शक्ति आकर बैन रोहान को रोक देती है। बैन रोहान ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो वांग जी पर हमला नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से बैन रोहान को गुस्सा आ जाता है और वो इन आयरन की शक्तियों को इस्तेमाल करने लगता है। बैन रोहान इन आयरन की सारी शक्तियों को एक जगह करता है और वांग जी पर जैसे ही हमला करने जाता है तभी वहाँ पर विंग आ जाता है। विंग बैन रोहान के सारे हमले को रोक देता है। वांग जी ये देखकर हैरान हो जाता है। वांग जी विंग को यहाँ देखकर चौंक जाता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर खड़े सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वांग जी जिससे बात कर रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी विंग पर गुस्सा करते हुए कहता है विंग तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है मेरे हस्बैंड की जान खतरे में है और मैं यहाँ ना आऊँ, ऐसा हो सकता है?
वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें चोट लग सकती है, तुम्हारी जान पर खतरा आ सकता है। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरी चिंता मत करो हस्बैंड, मुझे कुछ नहीं होगा। वेन रोहान भी वांग जी की तरफ हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वेन रोहान को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वांग जी किससे बात कर रहा है। उसके बाद विंग वेन रोहान की तरफ देखता है और एक स्मित करता है और कहता है, वैसे भी इस वेन रोहान से मेरा पुराना साफ चुकता करना है वांग जी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। चलो हमला करते हैं एक साथ, हम दोनों मिलकर इसको हराएंगे। वांग जी को मना करना था, लेकिन कहता, नहीं हस्बैंड, इससे मेरी भी दुश्मनी है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ऐसा कहकर वेन रोहान की तरफ देखता है और फिर विंग हमला करने लगे। वांग जी भी वेन रोहान पर हमला कर रहा था। वेन रोहान वांग जी के हमले को तो रोक पा रहा था, लेकिन विंग के हमले को नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि उसे विंग दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में जिन क्लैन, निये क्लैन और लैन क्लैन वेन रोहान के तीनों बेटों को मार देते हैं। ये देखकर वेन रोहान को और गुस्सा आ जाता है। वेन रोहान वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरे तीनों बेटे मारे गए हैं, अब मैं किसी भी क्लैन को नहीं छोड़ने वाला। ऐसा कहकर वेन रोहान फिर से अपनी इन आयरन की शक्तियों को इकट्ठा करता है और एक साथ सब पर हमला करता है। लेकिन तभी एक सफ़ेद रोशनी सी चमकती है और सभी के ऊपर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। वेन रोहान जब ये देखता है हैरान हो जाता है और कहता है, ये सुरक्षा कवच। वांग जी भी यह देखकर हैरान हो जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये सब क्या है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और तभी अचानक विंग वांग जी के अंदर समा जाता है। अब वांग जी के अंदर विंग था। अब विंग वेन रोहान की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा वेन रोहान, तुमने बड़ी बेरहमी से जियांग क्लैन को ख़त्म कर दिया, तुमने क्या सोचा था कोई तुम्हें नहीं मारेगा, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तुमने इन्हीं हाथों से जियांग क्लैन को ख़त्म किया था ना, आज मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कहकर विंग वेन रोहान पर हमला करने लगता है। वेन रोहान विंग के हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पा रहा था। विंग हमले के ऊपर हमला किया जा रहा था। वेन रोहान हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम लैन वांग जी नहीं हो सकते, तुम कौन। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपना दुश्मनी तो निकालने दो। तुमने बेकसूर लोगों को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने मेरे बेकसूर अंकल, आंट और सीजे और जियांग चैंग को मार डाला है, तुमने मुझे भी मार डाला था, तुम्हें याद है जियांग विवुशान, मैं वही हूँ, मैं अपने परिवार का बदला लेने आया हूँ। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तलवार वीचेन को लेता है और सीधे वेन रोहान के सीने में घुसेड़ देता है। वेन रोहान अभी भी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, आज मेरा बदला पूरा हुआ। तभी लैन सिचेन जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। विंग पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर लैन सिचेन थे। लैन सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी ये तुम्हें क्या हो गया है, और तुमने वेन रोहान को मार क्यों डाला, तुम्हें पता है ना वेन रोहान के पास इन आयरन है, वो कहाँ पर है, ये बात सिर्फ वेन रोहान को पता है। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, मुझे पता है उसने इन आयरन को कहाँ छुपा के रखा है, मैं आप लोगों को वहाँ ले जा सकता हूँ। लैन सिचेन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें सच में पता है। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और आप सब लोग मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर विंग आगे आगे चलने लगता है। लैन सिचेन, न्यू मिंजे और जिन जुसान वांग जी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ ही देर में विंग उन सबको दफान पर्वत के एक गुफा के अंदर ले जाता है। उस गुफा में जाने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक पत्थर पर इन आयरन के दोनों टुकड़े रखे हुए थे जो चमक रहे थे। अब विंग वांग जी के शरीर से बाहर आ जाता है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ और गुफा के अंदर की तरफ देखने लगता है। गुफा के अंदर उसे इन आयरन के दोनों टुकड़े दिखते हैं। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये सब क्या है और हम लोग कहाँ पर हैं। विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, हस्बैंड इस वक्त हम दफान पर्वत के एक गुफा के अंदर हैं। वहाँ पर खड़े सभी लोग वांग जी की तरफ हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वांग जी किसी से बात कर रहा था, लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग हैरान और परेशान हो रहे थे। वांग जी एक नज़र सबकी तरफ देखता है और फिर उसके बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये लोग मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। विंग फिर से मुस्कुरा देता है और कहता है, हस्बैंड देखेंगे ही ना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दे सकता हूँ और किसी को नहीं। उन लोगों को लग रहा है कि तुम हवा से बातें कर रहे हो। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, विंग ये किस तरह का मजाक है। विंग फिर से मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मैं सच में उन लोगों को दिखाई नहीं देता। वांग जी तुम मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी आगे आगे जाने लगता है। सभी लोग वांग जी को इस तरह से देखकर वांग जी का पीछा करने लगते हैं। विंग वांग जी को अंदर गुफा की तरफ ले जाता है। वहाँ पर 5 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये किसकी डेड बॉडी है। विंग कहता है, ये मेरी फैमिली की डेड बॉडी है वांग जी। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो।
विंग फिर से मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, ये मेरी फैमिली है, उनकी डेड बॉडी है। वेन रहान ने हमें भी मार डाला था और यहाँ लाकर कैद कर दिया था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, मैं बचपन में अनाथ हो गया था। ये मेरे अंकल जियांग फेमिया, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मुझे अपने बेटे से प्यार किया था, यहाँ तक कि इन्होंने अपने क्लैन का नाम तक मुझे दे दिया था। सभी मुझे जियांग विभूषण के नाम से जानते थे। एक दिन वेन रहान ने हम पर हमला किया और हम सबको इस गुफा में लाकर कैद कर दिया। वेन रहान ने हमसे हमारा इन आयरन भी छीन लिया था। वेन रहान ने जब हमसे इन आयरन छीन लिया तो हम सबको यहाँ लाकर मार डाला और हमारी आत्माओं को यहाँ पर कैद कर लिया। वेन रहान से एक गलती हो गई थी। वेन रहान ने कहा था जो भी जियांग ब्लड रिलेटिव होगा वो इस गुफा में कैद रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि मैं जियांग अंकल का एडॉप्टेड सन था, इसलिए मैं इस गुफा से आज़ाद हो सका। मेरी आत्मा जब इस गुफा से आज़ाद हुई तो मैं यहाँ से निकलकर सभी लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं देता था, इसलिए कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था। इसलिए मैं लैंड क्लैन में पहुँच गया था। लैंड क्लैन के जंगलों में जाकर मैं फ्लूट प्ले कर रहा था। उस वक्त तुम वहाँ आए, तुमने मुझे देख लिया था। तुम मुझे छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे छू नहीं सकता। पता है क्यों? वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों? उसके बाद विंग कहता है, क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे अल्फ़ा हो और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारे बिना मैं आज़ाद नहीं हो सकता वांग जी। उसके बाद विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और अपनी डेड बॉडी के पास लेकर आता है और कहता है, वांग जी, ये मेरी डेड बॉडी है। ऐसे हस्बैंड, क्या तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगे? जब तक तुम पूरे रीति रिवाज के साथ मेरा अंतिम संस्कार नहीं करोगे तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों विंग, तुमने मुझे पहले सच्चाई क्यों नहीं बताई? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, मैं थोड़ा लालची हो गया था, तुम्हारा साथ का लालची हो गया था। इतने दिनों से अकेली ज़िंदगी बिताई है, अपने अल्फाज से मिलने के बाद उसका साथ छोड़ने से डर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पा रहा था। लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे आज़ाद होना है ना वांग जी। मैं सारी ज़िंदगी भर इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वांग जी धीरे से विंग की डेड बॉडी के पास जाता है और विंग की डेड बॉडी को अपने बाहों में उठा लेता है। वांग जी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। विंग वहीं पर खड़े मुस्कुरा रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग की डेड बॉडी को अपने सीने से लगा देता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी लैन सिचन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी, ये सब क्या हो रहा है? वांग जी रोते हुए अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा, गगा, ये विंग है, मेरा हस्बैंड, मेरी इसके साथ शादी हुई है। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वांग जी, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी अपनी गगा की तरफ रोते हुए देखता है और अपनी और विंग की मुलाकात की सारी कहानी बताता है। उसके बाद वांग जी लैन सिचन को इशारे में बताते हैं कि विंग की स्पिरिट कहाँ पर खड़ी है। वहाँ पर खड़े सभी लोग उस तरफ देखते हैं जिस तरफ वांग जी ने इशारा किया था। वांग जी अभी भी विंग की बॉडी को लेकर बैठा हुआ था और रोए जा रहा था। विंग वांग जी के पास आकर बैठता है और कहता है, वांग जी, इस तरह से मत रो, अगर तुम इस तरह से रोए तो मैं जा नहीं पाऊँगा। वांग जी रोते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वांग जी के पास बैठकर वांग जी के आंसुओं को साफ करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊँगा, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, तुम्हारे बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी से कहता है, नहीं हस्बैंड, तुम्हें जीना होगा, मैं वापस आऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए फिर से वापस आऊँगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, तुम अभी मुझे जाने दो। अगर तुम इस तरह से दुखी रहोगे तो मुझे जाने में तकलीफ़ होगी। तुम्हें वादा करना होगा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, मेरा इंतज़ार करना होगा, मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा वापस आऊँगा। वहाँ पर जियांग फैमिली की भी स्पिरिट थी जो वांग जी को इस तरह से रोता हुआ देख रही थी। जियांग फैमिया विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग बेटा, इसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। विंग भी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, हाँ अंकल, मुझे पता है, मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतना प्यार करेगा। मुझे अब जाने में भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जानता हूँ मुझे जाना होगा, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूँगा कि मुझे वापस भेजे वांग जी की लाइफ में। ऐसा कहकर विंग भी रोने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वांग जी रोते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, क्या करना है मुझे? विंग बोलता है, क्या तुम मेरी फैमिली को उनके जियांग क्लैन में सही इज्जत और सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराओगे? जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
वांग जी रोते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा विंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। यहाँ से 16 साल बाद का सीन दिखाते हैं। वांग जी इस वक्त एक कब्र के पास बैठा हुआ था और वहाँ कब्र से बातें कर रहा था। वहाँ पर लैन सिचन आ जाते हैं। लैन सिचन वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, वांग जी कब तक यहाँ बैठे रहोगे, अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। वांग जी अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है गगा, थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे बीइंग से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है, अपनी बात ख़त्म करके जल्दी आ जाना। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी थोड़ी देर ऐसे ही विहिंग की कब्र से बातें करने लगता है। उसके बाद विहिंग से अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी के कानों में एक जानी पहचानी धुन सुनाई देती है। वांग जी जब उस धुन को सुनता है तो हैरान हो जाता है और उस धुन का पीछा करने लगता है। वांग जी धुन का पीछा करते हुए कोल्ड फाउंट की तरफ चला जाता है। वहाँ पर एक पर्सन पेड़ के ऊपर बैठकर फ्लूट बजा रहा था। वांग जी जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से उस पेड़ के पास पहुँच जाता है और उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, कौन हो तुम और ये धुन तुम कैसे बजा सकते हो। वो पर्सन वांग जी की तरफ पीछे मुड़कर देखता है। वांग जी जब उस पर्सन को देखता है तो हैरान हो जाता है। उस पर्सन के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो जल्दी से उस पेड़ से नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वांग जी जल्दी से आगे आता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है। वांग जी को देखकर वह पर्सन स्माइल करता है और कहता है, तो तुम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो। देखो मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं लौट आऊँगा तुम्हारे पास, तो मैं लौट आया। वांग जी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और विहिंग को गले से लगा लेता है। विहिंग भी वांग जी को गले से लगा लेता है और कहता है, हस्बैंड मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। 5 साल का था तभी मैं लैंडक्लैन आना चाहता था, लेकिन मेरे मदर फादर ने आने नहीं दिया। लेकिन अब मैं 16 साल का हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। वांग जी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और विंग को फिर से गले से लगा लेता है और कहता है, विंग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये 16 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताए ये बस मैं ही जानता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वांग जी जल्दी से विंग के फेस को पकड़ता है और विंग के होठों पर किस करने लगता है। भी वांग जी के किस रिस्पॉन्स करने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर लैन कुरैन, लैन सिचन और विंग के मदर और फादर आ जाते हैं। वो विंग और वांग जी को इस तरह से देखकर हैरान हो जाते हैं। लैन सिचन के तो फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है उनका भाई विंग के अलावा किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने दे सकता, इसलिए जो भी ये पर्सन वांग जी के साथ खड़ा है वो विहिंग ही है। विहिंग और वांग जी एक दूसरे के किस में इस तरह से खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके आसपास कौन है। लैन कुरैन और विंग के मदर फादर तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। लैन सिचन जब यह देखते हैं तो वह नकली खांसी की आवाज़ करते हैं, जिससे वांग जी और विहिंग का ध्यान भटकता है और वो दोनों सामने की तरफ देखने लगते हैं। तो सामने लैन कुरैन, लैन सिचन, विहिंग के पेरेंट्स खड़े थे। लैन सिचन वांग जी की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तो ये तुम्हारा विहिंग है। वांग जी हैरानी से लैन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, गगा आपको कैसे पता चला यही विहिंग है। लैन सिचन वांग जी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुमने आज तक किसी भी ओमेगा को अपने करीब नहीं आने दिया सिवाय विहिंग के, इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि यही विहिंग है। विहिंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, गगा आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं ही विहिंग हूँ। ऐसा कहकर विंग स्माइल करने लगा था। तभी विंग के पेरेंट्स वहाँ आते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम तो हमारे बेटे सींग हो ना। विंग कहता है, हाँ हाँ मैं आपका बेटा सींग भी हूँ और विहिंग भी हूँ, ये मेरा रीबर्थ है। मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं उनके पास दोबारा वापस आऊँगा, इसलिए मैं वापस आ गया। विहिंग के पेरेंट्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसलिए तुम जब 5 साल के हुए थे तब से जिद करते थे कि मुझे लैंडक्लैन जाना है, मुझे लैंडक्लैन जाना है। विंग हाँ में सर हिलाता है। लैन कुरैन काफ़ी देर से उन लोगों की बातें सुन रहा था। लैन कुरैन फिर थोड़ा सा खांसते हैं और कहते हैं, और विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तो फिर तुम विहिंग हो, हाँ, लेकिन तुम वांग जी के साथ नहीं रह सकते। विहिंग और वांग जी जब ये सुनते हैं तो हैरानी से लैन कुरैन की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी अपने अंकल से कहता है, अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने विहिंग का 16 साल इंतजार किया और आप कह रहे हैं मैं विहिंग के साथ नहीं रह सकता। लैन कुरैन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी तुम अभी फ़िलहाल विहिंग के साथ नहीं रह सकते जब तक तुम विहिंग से शादी ना कर लो। उसके बाद लैन कुरैन विहिंग के पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या आप दोनों विहिंग की शादी मेरे नेफ्यू लैन वांग जी से देने के लिए राजी हैं। मैं आपके ओमेगा बेटा सींग क्या हाथ अपने नेफ्यू लैन वांग जी के लिए मांग रहा हूँ। क्या आप लोगों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ है।
विहिंग के पेरेंट्स जब ये सुनते हैं तो वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमें क्यों ऐतराज़ होने लगेगा, बल्कि हमें और ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे ओमेगा बेटे की शादी द हैंगवंग जूंग से होगी। यह कहकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। लैन कुरेन सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं फिर तय रहा, आज से 15 दिन बाद वांग जी और विहिंग की शादी होगी। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरानी से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है अंकल 15 दिन बाद कुछ ज़्यादा देर नहीं हो जाएगी, क्या आप जल्दी का डेट नहीं रख सकते? लैन कुरेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं इतने सालों से कह रहा था शादी कर लो, लेकिन तुम मना कर रहे थे और आज 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। लैन सिचन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अंकल एक काम कीजिए, 2 दिन बाद कर दीजिए। वांग जी ने विहिंग का 16 साल इंतजार किया है, मैं वांग जी की तकलीफ समझ पा रहा हूँ। लैन कुरेन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं फिर ठीक है, 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी होगी, लेकिन अभी तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद लैन कुरेन विहिंग के पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप अपने ओमेगा बेटे को ले जाइए और 2 दिन बाद विहिंग और वांग जी की शादी होगी। विहिंग के पेरेंट्स जब ये सुनते हैं तो विहिंग के पास आते हैं और कहते हैं चलो बेटा। विहिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी विहिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अंकल आप विहिंग को यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? लैन सिचन अपने भाई की इस बच्चे वाली हरकत पर मुस्कुरा देते हैं और वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं वांग जी अगर विंग यहाँ से नहीं जाएगा तो 2 दिन बाद तुमसे शादी करने कैसे आएगा? वांग जी जब यह सुनता है तो विंग का हाथ छोड़ देता है और लैन सिचन की तरफ देखता है। उसके बाद विंग के पेरेंट्स विंग को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट करके 2 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। आज वांग जी सुबह सुबह उठ गया था और अपने वेडिंग ड्रेस पहनकर रेडी हो चुका था। लैन सिचन वांग जी के पास आते हैं उससे मिलने, लेकिन अपने भाई को पूरी तरह से रेडी देखकर वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं वांग जी क्या तुम्हें इंतजार नहीं हो रहा है? वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है गगा मैंने उसका 16 साल इंतजार किया है, अब एक एक पल काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि विहिंग मेरे पास वापस आ चुका है। लैन सिचन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ वो सचमुच तुम्हारे पास वापस आ गया है। तुम दोनों का प्यार ही ऐसा था कि तुम दोनों को भगवान ने फिर से मिला दिया है। वांग जी लैन सिचन की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ गगा आप शायद सही कह रहे हैं। उसके बाद लैन सिचन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी चलो अब अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं एंसेस्टर हॉल में, विंग भी वहीं आ जाएगा। वांग जी जब यह सुनता है तो कहता है ठीक है गगा। उसके बाद लैन सिचन और वांग जी एंसेस्टर हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। जब लैन कुरेन की नज़र वांग जी और लैन सिचन पर पड़ती है तो लैन कुरेन जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और वांग जी की तरफ देखता हुआ कहता है कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा वांग जी तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने तो ये मान ही लिया था कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहने वाले हो बिल्कुल मेरी तरह। वांग जी लैन कुरेन की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है। तभी विहिंग की वहाँ एंट्री हो जाती है। वांग जी विहिंग की तरफ देख रहा था। विहिंग के सर पर वेल था जिस वजह से वांग जी विहिंग का चेहरा नहीं देख पाया। लैन कुरेन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी विहिंग का हाथ लेकर स्टेज पर चलो, प्लीज़ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों की शादी की रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। वांग जी में सर हिलाता है और उसके बाद विहिंग के पास जाता है और विहिंग के हाथ में अपना हाथ देता है और कहता है चले विहिंग। विहिंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी विहिंग को लेकर स्टेज पर ले जाता है। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों की शादी की रिचुअल परफॉर्म करवाना स्टार्ट करवा देता है। वांग जी और विहिंग हेवन अर्थ और अपने एंसेस्टर को साक्षी मानकर शादी की रिचुअल परफॉर्म करते हैं। कुछ ही देर बाद वांग जी और विहिंग की शादी की रिचुअल कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद वांग जी और विहिंग अपने एल्डर्स का आशीर्वाद लेते हैं। लैन सिचन भी वांग जी और विहिंग के पास आते हैं और कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ आज वांग जी तुम्हारे लिए। इतने सालों से मैंने सिर्फ तुम्हें दुख में देखा है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा विहिंग मिल गया है। वांग जी भी हल्के से स्माइल कर देता है और कहता है हाँ गगा। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का सीन दिखाते हैं। नाइट में विहिंग जिंगसी में बैठा हुआ था और वांग जी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वांग जी जिंगसी के अंदर आ जाता है और विहिंग की तरफ देखने लगता है। विहिंग ने अभी भी बेल पहना हुआ था जिसे देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वांग जी धीरे धीरे विहिंग की तरफ बढ़ता है। विहिंग को जब महसूस होता है कि कोई कमरे में आया है तो वह अपना सर इधर उधर करने लगता है। वांग जी विहिंग के पास आकर उसके सर से वेल को हटा देता है। विहिंग वांग जी की तरफ और वांग जी विहिंग की आंखों में देख रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। वांग जी विहिंग के पास बैठ जाता है और कहता है विहिंग आज तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विहिंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है मुझे पता है हस्बैंड आज हम दोनों की शादी हुई है इसलिए। वांग जी विहिंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ विहिंग तुम सच कह रहे हो, इतने सालों तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। विहिंग मुस्कुरा देता है और कहता है कैसे नहीं वापस आता, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। इसके लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा वो बात अलग है, लेकिन एक बात से मुझे तकलीफ़ हो रही है। वांग जी हैरानी से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें तकलीफ़ हो रही है किस बात से? विहिंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है देखो ना हस्बैंड मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूँ और मुझे एक ओल्ड हस्बैंड मिल गया। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो गुस्से से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विहिंग ये तुम क्या कह रहे हो, मैं क्या ओल्ड हूँ? विहिंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है देखो मैं अभी 16 साल का हूँ और तुम पूरे 36 साल के, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में उम्र का 20 साल का फ़र्क है। तुम मुझसे पूरे 20 साल के बड़े हो।
वांग जी विंग की ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हस्बैंड, मैं सोच रहा हूँ या तुम पहले की तरह पावरफुल हो या नहीं। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी को तो अब और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ओल्ड हो चुका हूँ, मेरे अंदर वैसी पावर नहीं है जैसे पहले थी। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी कहता है, आज रात को तुम्हें पता चल जाएगा मेरे अंदर वो वाली पावर है कि नहीं। ऐसा कहकर वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को डीपली और पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उन दोनों का एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी स्टोरी यहीं एंड होती है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, लाइक करना स्टार्ट कर दिए। और हाँ, मेरा हाइप बटन ऑन हो चुका है तो प्लीज़ आप मुझे हाइप करना मत भूलिएगा। आज की ये एफएफ में द अनटम्ड कैरेक्टर विभूषण के लिए लेकर आई हूँ। हमारे विहिंग के लिए आज उनका जन्मदिन है, जिस खुशी में मैं ये एफएफ लेकर आई हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहती हूँ, आप अब मेरी अगली स्टोरी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।